स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये तो ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हम आज़ादी के समय पे पढ़ते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में आज़ादी के बाद जो भारत के नागरिक थे उन्होंने इस तेग को, भारत की इस शान को महसूस किया या जिया? असलियत यह है कि एक बड़ा वर्ग भारत का, उसने आज़ादी के दंश को झेला। जो सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद जो सांप्रदायिक तनाव समाज में था, एक बड़ा भारत था जिसने उसको झेला। आज हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़े एक टॉपिक पे हम बात करेंगे राही मासूम रजा के अद्भुत उपन्यास टोपी शुक्ला पे। यूं तो ये हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र 2 है उसका भाग नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र 1 में जब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं, खासकर स्वतंत्रता के बाद के गद्य के साहित्य की, तो इस उपन्यास का जरूर जिक्र आता है। हम इस पे ही बात करेंगे आज, और बात करेंगे कि किस प्रकार से ये टोपी शुक्ला एक अनकही त्रासदी की ओर ले जाता है ना। तो ये निश्चित तौर पे स्वतंत्रता दिवस पे एक स्पेशल विश्लेषण है। आप सब इससे अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, कुछ न कुछ प्राप्त तो जरूर होगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे मिल जाएगा। स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है @विकास लाइव, मेल पे ही आप मुझे कर सकते हैं। बस इतना बताता चलूँ कि हिंदी साहित्य का नया बैच 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, और चूंकि फ्रीडम डे सेल चल रही है तो 79% का ऑफ मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी आपको मिलेगी हमारे सभी हिंदी साहित्य के बैच में। तो मैं पढ़ाता हूँ, इस बैच से जुड़ने के लिए आप मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये ऑफर सीमित समय तक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली बात तो कि खुद अगर हम बात करें राही मासूम रजा की, तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस उपन्यास को क्यों लिखा, क्योंकि जो टोपी शुक्ला है उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पर क्या वो आत्महत्या थी? और जिसने कॉम्प्रोमाइज किया उसकी लाइफ कैसे गई? तो एक आत्महत्या और एक सवाल जो है वही इस कहानी के अराउंड है। हम इस पे ही बात करेंगे। घटना जो बलभद्र नारायण उर्फ टोपी शुक्ला है, उनकी आत्महत्या की बात है। 1969 में कहानी आई थी। खैर, रहस्य कोई जासूसी सस्पेंस नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, ठीक है। मुख्य प्रश्न क्या है कि टोपी कैसे मरा, यानी कि टोपी शुक्ला की मृत्यु क्यों हुई? क्या उसे समाज ने मारा? इस पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आज़ादी के बाद का भारत किसका भारत है, ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आज़ादी के बाद पैदा हुआ जो बच्चा है, जो किस भारत में बड़ा हुआ, ये प्रश्न पूछता है, हिंदू भारत में या मुसलमान भारत में, ठीक है। राही मासूम रजा इसका सीधा जवाब भी नहीं देते हैं ना। वे एक आईना दिखाते हैं उस समाज को कि किस प्रकार से देश बट गया, समाज बट गया, लेकिन समाज वर्षों तक उबर नहीं पाया। हम इसी प्रश्न को खोजेंगे इसमें। बस इतना बताता चलिए, राही मासूम रजा 1927 में जन्म हुआ, 1992 उनकी मृत्यु हुई। आपने नीम का पेड़ करके सीरियल देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, उसके संवाद लेखक हैं। और आधा गांव टोपी शुक्ला, नीम का पेड़, बहुत अच्छे इनके साहित्यिक कृतियाँ हैं। AMU से उर्दू साहित्य में PhD थे और एक बहुत समन्वयवादी साहित्यकार थे। मेरे कुछ पसंदीदा साहित्यकारों में से एक थे, खासकर इसलिए भी क्योंकि जो महाभारत के प्रसिद्ध डायलॉग थे वो इन्होंने ही लिखे थे। चलिए, अब आ जाते हैं उपन्यास लिखा क्यों गया, प्रीटेक्स्ट क्या है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन हुआ। पूरे भारत ने विभाजन के दंश को झेला, ठीक है। विभाजन ने सिर्फ भौगोलिक रेखा नहीं खींची, एक साझी संस्कृति को तोड़ दिया। गंगा जमनी तहजीब के बीच में एक बड़ा सा बांध बना दिया, वो बांध जिसने दोनों तरफ सूखा फैलाया, है ना। आज़ादी के बाद भी अवसरवाद और पूर्वाग्रह बहुत चलते रहे। लोगों ने राजनीति की, पूर्वाग्रह में लोगों की हत्याएं की, उनको परेशान किया, और दीवार और मजबूत हुई विभाजन की, विभीषिका की। और जो टोपी शुक्ला लिखने का जो उद्देश्य था वो बेसिकली इसी सांप्रदायिकता को दिखाना था, ठीक है, कि ये सांप्रदायिकता किसी एक वर्ग नहीं, दोनों वर्गों से एक उपजी एक समस्या है। चलिए, तो कौन है बलभद्र नारायण उर्फ टोपी शुक्ला, जो मेन मुख्य पात्र हैं, ठीक है। कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। संस्कृत के ज्ञाता हैं, फिर भी उर्दू से बहुत प्रेम है ना। मिश्रित पहचान, कहने की गंगा जमनी पहचान का प्रतीक है। घर में उपेक्षित है। जो माता राम दुलारी और जो दादी हैं, उनके बीच में बहुत पारिवारिक कला होती है। दादी बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू हैं, दादा भी उसी चक्कर में थोड़े से दबे रहते हैं। विद्रोही चेतना क्या है कि पाखंड और जातिगत श्रेष्ठता का मुखर विरोधी है ये व्यक्ति। समाज में बनाए गए ढांचों को वो स्वीकार नहीं करता, है ना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाली बात पे अडिग रहते हैं। और उस पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो बंटवारे को नहीं मानता, जो गंगा जमुना तहजीब
को आगे ले जाना चाहता है, जो समाज के बेमेल इक्वेशंस से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है ना। चलिए, अब क्या है कि इसका एक बहुत अच्छा मित्र है इरफान, जो टोपी का मुस्लिम दोस्त है, बचपन से उसका दोस्त रहता है। निश्चित तौर पे गंगा जमनी प्रतीक को दिखाना वहाँ प्रयास किया गया। उनकी जो दादी है, यानी इरफान की जो दादी है, जिनको बीबी कहा जाता है, वो एक निस्वार्थ मात्र स्नेह के प्रतीक है। वो टोपी शुक्ला को भी उतना ही स्नेह देती हैं जितना वो इरफान को देती हैं। टोपी को जो वात्सल्य अपने घर में नहीं मिला, वो इरफान की जो बीबी है, यानी कि जो दादी है, उनसे मिलता है। निश्चित तौर पे जो बच्चों की निश्चलता होती है, वो प्रेम खोजती है। जहाँ पे भी प्रेम मिलेगा वो चले आएंगे। आई नो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे इस प्रकार से लोग आपस में मिलते हैं। बहुत से मेरे दोस्तों को जानता हूँ जो उन घरों में ज़्यादा रहे जहाँ पे उन्हें प्रेम मिला, खाना भी उन्होंने वहीं ज़्यादा खाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं। चलिए, पारिवारिक अगर हम क्या कहते हैं स्टेटस को देखें टोपी शुक्ला के, तो सुभद्रा देवी उनकी दादी हैं, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक हैं, जातिगत जो पारिवारिक दंभ है उसका सर्वोच्च प्रतीक है। उनके जो दादा हैं भृगु नारायण जो है, वो परंपरा और बाहरी कट्टरता के बीच में फंसे हुए लगते हैं। जो राम दुलारी उनकी जो माँ है, वो पितृसत्तात्मकता से दबी एक संयुक्त परिवार में दबी कुचली स्त्री के रूप में दिखती हैं, जिनकी दादी से बहुत बहसें भी होती हैं। और टोपी शुक्ला जो है, वो इसी दमन और घुटन का शिकार होते हैं। सांप्रदायिक विभाजन ने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया, उनमें से एक थी गंगा जमनी तहजीब। ठीक है, चलिए, होता क्या है कि बचपन में निश्चल दोस्ती रहती है, हिंदू मुस्लिम दोस्ती दिखती है, धर्म और जाति की दीवारें नहीं दिखती हैं वहाँ पे। युवावस्था में स्कूल और कॉलेज में बहुत अलगाव दिखता है। लोग बहुत ताने मारते हैं कि अरे मुल्ले का दोस्त है, संदेह की नज़र से देखते हैं कि कहीं ये भी तो मुसलमान नहीं बन गया। ठीक है, अब होता क्या है कि यही बात इरफान के साइड से भी होती है। इरफान एक प्रकार से देखा जाए तो खुद को अलग कर लेते हैं। ठीक है, वो व्यवहारिकता के रूप में वो अलग हो जाते हैं। उन्हें पता है कि बाद में उन्हें भी टारगेट किया जाएगा, तो वो अलग हो जाते हैं इरफान। ठीक है, टोपी अकेला पड़ जाता है और वो विद्रोह पे लेकिन अड़ा रहता है। अंत में क्या होता है, नौकरी में भी असफल होता है, उसका तिरस्कार होता है, वो आत्महत्या कर लेता है। बात यह है कि जो समाज उन लोगों को ना बिल्कुल निचोड़ देता है जो समझौता नहीं करना चाहते। टोपी शुक्ला समझौता नहीं करना चाह रहा था और अंततः उसे आत्महत्या करनी पड़ती है, जो दिखता है। ठीक है, तो है क्या कि सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि जो विभाजन के बाद जो पीढ़ी पैदा हुई है, उसके पहचान के संकट का भी दस्तावेज है टोपी शुक्ला। ठीक है, मानवीय अनुभव के जरिए क्या चीज है कि सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण और दोनों पक्षों की कट्टरता को पर्दाफाश किया गया है इस कहानी के द्वारा। व्यंग्यात्मक शैली है, ज़रूर पढ़िएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग नज़रिया, जैसे कितने पाकिस्तान है, एक अलग नज़रिया मिलता है, एक अलग तरीका पता चलता है। जैसे हम तमस की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। या आप ट्रेन टू पाकिस्तान भी पढ़ सकते हैं, जो पढ़े जाने चाहिए, जो त्रासदी को एक अलग तरीके से समझाते हैं। प्रतीकात्मकता, जो टोपी का रंग और उसका उपनाम की जो बात है, वो बहुत झलकती है जब आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो विभाजन की छाया की थीम है, निष्पक्ष आलोचना की गई है। 1947 की सिर्फ भौगोलिक घटना नहीं थी। ठीक है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है और दिखती जा रही है ना। एट द सेम टाइम राही मासूम राजा जो है, उनकी साहित्यिक ईमानदारी है, वो हिंदू पाखंड और जातिवाद को भी नहीं बख्शते हैं, और मुस्लिम रूढ़िवादिता और जकड़बंदी है उसको भी नहीं बख्शते हैं। दोनों को इक्वली थ्रैश करते हैं, वही कि जिस प्रकार से कबीर ने दोनों को इक्वली थ्रैश किया था। ठीक है, एक उपन्यास नहीं, एक उपन्यास है, बेसिकली प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को तबीयत से सुनाया है, समझाया है, कबीर की तरह से बैलेंस्ड होकर, और एक गंभीर और संतुलित सामाजिक दस्तावेज को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राष्ट्रवाद और धर्म संकट का, पहचान का संकट का एक जो दूसरा थीम है वो क्या है कि टोपी उस पीढ़ी का प्रतीक है ना, कि जो साझी संस्कृति को जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे नहीं जीना देता, परंपरावादी रूढ़िवादी उसे जीने नहीं देते। ठीक है, भारत की पहचान हमेशा से साझी संस्कृति होगी या बहुसंख्यक की होगी, इस पे भी ये जो उपन्यास है बार बार चोट करता है। निष्कर्ष क्या है, टोपी की मौत होती क्या है, क्यों होती है? क्योंकि वो समावेशी जो संस्कृति है उसके धरातल पे जाके भी वो वहां पहुंच नहीं पाता है। नेहरू या गांधी ने जिस देश की कल्पना की थी, वो भी उसी देश की कल्पना में आगे बढ़ता जाता है, पर आगे जाके उसे पता चलता है कि नहीं, सच्चाई वो नहीं है, और दोनों पक्षों से उसे तिरस्कार मिलता है, जिस कारण वो आत्महत्या की तरफ जाता है। थर्ड इसका जो थीम है वो हाशिए के लोग हैं, स्त्री और अल्पसंख्यक। निश्चित तौर पे राम दुलारी, सगीना जैसे पात्र दोनों
दोनों वहां पे पितृसत्तात्मकता की भेंट चढ़ते हैं। पितृसत्तात्मकता, संयुक्त परिवार में स्त्रियों का जिस प्रकार से दमन होता है, सांप्रदायिक दमन के बराबर ही वो भी हिंसक है, इसको दिखाया गया है वहाँ पे। इफ़न के परिवार के माध्यम से राही दिखाते हैं कि आज़ाद भारत में रह गए मुसलमानों को निरंतर संदेह की नज़र से भी देखा जाता है, और वो भी जो है अपनी निष्ठा साबित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने धर्म के प्रति भी निष्ठा साबित करने के लिए और देश के प्रति निष्ठा साबित करने के लिए भी जो उसमें दिखाया जाता है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो टोपी शुक्ला और अगर इफ़न को अगर हम कंपेयर करें तो स्वभाव क्या है, टोपी शुक्ला आदर्शवादी हैं, अडिग हैं, पाखंड का विरोधी है, लेकिन ये व्यावहारिक है, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं इफ़न साहब, ठीक है। टोपी शुक्ला को समाज बहिष्कृत कर देता है, मुल्ला का यार है, मुल्ला का दोस्त जैसे ताने देता है। इनको स्वीकृत कर लिया जाता है क्योंकि इन्होंने सुरक्षित राह चुनी थी, अपना धर्म, अपना वर्ग, है ना। टोपी शुक्ला समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं, ये सामाजिक पारिवारिक दबाव में समझौता कर लेते हैं इफ़न भाई साहब, ठीक है। अंतिम रूप में क्या होता है, टोपी शुक्ला अलगाव अवसाद के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इफ़न भाई साहब जो हैं वो जीवित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, किंतु आदर्शों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि पहले ही उन्होंने समझौता कर लिया। तो सीधी सी बात है, जो झुकेगा वही बचेगा, एक इस प्रकार का संदेश मिलता है जब दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स को दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे कोटेशंस हैं कि टोपी किसी की नहीं होती फिर भी हर कोई अपनी टोपी थोपना चाहता है, ये टोपी शुक्ला की त्रासदी है। टोपी हार के नहीं मरा, वह समझौता करने से इनकार करके मरा, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी है। एक और है कि विभाजन के नक्शे पे एक रेखा खींची, लेकिन दिलों में जो रेखा खींची उसे मिटाने में पीढ़ियां लग गई। अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है जिनको आप अपने निबंध में हिंदी राइटिंग के जो हिंदी साहित्य है उसके उत्तर में लिख सकते हैं। बीबी का प्यार धर्म नहीं पूछता, काश समाज भी वैसा ही होता। तो कितने अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप अलग अलग जगह पे उत्तरों पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि आज के ध्रुवीकरण के युग में टोपी शुक्ला सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि हमारी जो सामूहिक अंतरात्मा पे एक चेतावनी है, एक प्रश्न है, एक साझी विरासत को सहेजने और बहुलतावाद को अपनाने के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है अगर आप इसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। बाकी आज़ादी, मैंने कहा ना कि सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं थी, यह एक ऐसे भारत का निर्माण का वादा थी जहाँ पे टोपी और इफ़न बिना किसी डर के दोस्त रह सके। यह वादा आज भी हमारे समाज में अधूरा लगता है अगर हम इस उपन्यास को पढ़ें तो। बाकी आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा, उपन्यास पढ़ के भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, मैंने बताया कि 18 अगस्त से शुरू है, और अगर आप लिमिटेड समय तक, चूँकि फ्रीडम डे सेल चल रही है तो 79% का ऑफ मिलेगा, डबल वैलिडिटी मिलेगी। मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा तो छूट भी मिल जाएगी, वैलिडिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज होती है, मैं आंसर राइटिंग चेक करता हूँ। हिंदी साहित्य सबसे सफल वैकल्पिक विषय रहा है। जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी इसकी पिन कर दूंगा। बाकी ये आपका इस विषय पे कहना क्या है, इस उपन्यास के विषय में क्या कहना है, या इस विषय पे भी अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा निष्पक्ष होकर। चलिए, ये PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम टारगेट पे सेवा विकास पे मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आपका स्वागत है, ईमेल पे भी आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।